नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कक्षा 12 साल चल रहा था, जो पेपर कोड था 348 GL सेट नंबर 6 था। तो इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना है, लेकिन इसमें दिया क्या है, 3 दिया है। आनुवांशिक संशोधित फसल दिया है, न्यूक्लियोटाइड के घटक दिया है और स्वास्थानी संरक्षण दिया है। तो हम लोग तीनों को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? तीनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब सॉल्व करना है तो आना सभी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आपका आएगा तो आपको एग्जाम में 2 ही लिखना है, 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही कह रहा है। तो पहला आपका क्या है, आनुवांशिक संशोधित फसल। तो आनुवांशिक संशोधित फसल का मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जो होते हैं, क्या होते हैं, जो कीट पीड़कों के ऊपर क्या होते हैं, प्रतिरोधी जीन विकसित करके उसके ऊपर क्या होते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं। और जब प्रतिरोधी हो जाते हैं तो उनसे उस जीव से लड़ने की क्षमता हो जाती है, जिससे एक बैक्टीरिया का नाम है, जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेंसिस यानी बीटी बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इस बैक्टीरिया से क्या होता है, एक प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन क्या करता है, विष का कार्य करता है। तो वो विष जब क्या होते हैं, उस बैक्टीरिया के द्वारा पौधों में प्रवेश करा दिए जाते हैं, तो पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या रहती है, विकसित हो जाती है। इन्हीं रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो बीटी बैक्टीरिया से आप जानते हैं, बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया से विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा चुकी हैं, जैसे बीटी कपास है, बीटी मक्का है, बीटी बैगन है, बीटी सोयाबीन है, बीटी टमाटर है। इसे क्या किया गया, इसी से तैयार किए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आनुवांशिक रूपांतरित फसल क्या होता है। तो आप देखते हैं कीट पीड़कों से प्रभावित, कीट पीड़कों से प्रतिरोधकता विकसित करने की ये पादप प्रजनन विधि है। इस विधि से तैयार पौधों पर कीट पीड़कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पौधों जीवाणु कवक जीन द्वारा परिवर्तित कर दिए जाते हैं, इसलिए इसे आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। जैसे बीटी फसल, यानी बीटी फसल क्यों कहा गया, क्योंकि बैसिलस थुरिनजेंसिस नामक जीवाणु से फसलों का क्या गया, उगाया गया है। आप देखते हैं कि बीटी फसल ऐसी फसलें जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित की जाती हैं, जिनमें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पादप प्रजातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का विष है जो बैसिलस थुरिनजेंसिस नामक जीवाणु से निर्मित करते हैं। बीटी एक क्या है, एक प्रकार का विष है जो बैसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु से निर्मित करते हैं। बीटी जीव विष का जीन जीवाणु से निकलकर पौधों में स्थानांतरित कर देते हैं। इससे पौधों में प्रतिविष बनने लगते हैं और कीटनाशक की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार की फसलों को बीटी फसल कहते हैं। जैसे बीटी कपास है, बीटी मक्का है, बीटी धान है, बीटी टमाटर है, आदि है। ये सब क्या किए गए, बैसिलस यानी बीटी से तैयार की गई फसलें हैं। आप देख रहे हैं सर्वप्रथम क्या किया गया, बीटी तंबाकू का निर्माण सबसे पहले किया गया था। आप देखते हैं बीटी कपास, बैसिलस थुरिनजेंसिस नामक जीवाणु ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जिनमें अनेक प्रकार के कीट को नष्ट करने की क्षमता होती है। बैसिलस जीवाणु से बना जीव विष कीटनाशक होता है तथा कीटों की मृत्यु हो जाती है। जीव विष को बनाने वाली जीवाणु से जीन को पृथक करके फसलों में समाविष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार बीटी कपास नामक पौधों का निर्माण कर लिया जाता है। और जो जीव विष बनाने वाली जीन को क्राई जीन कहते हैं। कौन सा जीन कहते हैं, क्राई जीन कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का पहला समाप्त हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, तो अगला है आप लोगों का आनुवांशिक संशोधित फसल पर हो गया है। अब आप लोगों का अगला है न्यूक्लियोटाइड के घटक। क्या है, न्यूक्लियोटाइड के घटक। तो आप सभी जानते हैं जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें आप जानते हैं जैसे डीएनए नाम सुना होगा, आरएनए नाम सुना होगा। तो डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड के घटक पाए जाते हैं। अब वो आप जानेंगे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के घटक कौन कौन से होते हैं। तो जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के घटक होते हैं, जिसमें आपको बताया गया, नाइट्रोजन क्षार बताया गया होगा, पेंटोस शर्करा बताया गया होगा और फास्फेट समूह बताया गया होगा। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, अणु होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड के निर्माण करते हैं। तो आप जानते हैं जो नाइट्रोजन क्षार होता है, नाइट्रोजन क्षार को क्या 2 वर्गों में रखा गया है। एक प्यूरीन होता है, दूसरा पिरिमिडीन होता है। और प्यूरीन और पिरिमिडीन को मिलाकर 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जिसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है।
लेकिन डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें क्या पूछा गया है, न्यूक्लियोटाइड के घटक पूछा गया है कि कौन कौन से घटक होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के घटक आप जानते हैं कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, यानी डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या होता है, बना होता है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन क्षार होता है, पेंटोस शर्करा होता है और फास्फेट समूह होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहले एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन क्षार क्या है, पेंटोस शर्करा क्या है और फास्फेट समूह क्या है। तो आप देखते हैं पहला क्या है, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजन क्षार कितने निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, एक प्यूरिन है और दूसरा क्या है, पिरिमिडीन है। तो आप देखेंगे प्यूरिन क्या है, प्यूरिन क्षारक के अंतर्गत क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है। क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है। और इनकी जो एडेनिन और ग्वानिन की जो संरचना होती है द्विचक्रीय प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है, द्विचक्रीय प्रवृत्ति की होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। लेकिन ये क्षार तो होते हैं, लेकिन इस डीएनए में जो क्षार होते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ते हैं। एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बंध के साथ, और ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ कौन जुड़ता है, साइटोसिन जुड़ता है। इस तरीके से तो आप देखते हैं अगला है पिरिमिडीन। क्या है, पिरिमिडीन क्षारक टीसी है। कौन है, टी और सी है, यानी थायमिन और साइटोसिन है। पिरिमिडीन क्षारक एक चक्रीय प्रवृत्ति होती है, इसकी जो संरचना होती है एक चक्रीय होती है। और एडेनिन और ग्वानिन की संरचना क्या होती है, द्विचक्रीय होती है। इसमें दूसरा क्या, पेंटोस शर्करा। क्या है, पेंटोस शर्करा। ये एक पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोस प्रकार की, अर्थात एक पंचकार्बन वाली शर्करा होती है। क्योंकि जो पेंटोस शर्करा होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, एक राइबोस शर्करा होती है, और इसे पंचकार्बनीय शर्करा कहते हैं। तो जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है डीएनए में पाई जाती है, और जो राइबोस शर्करा होती है वो किसमें पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। तो आप देखते हैं पेंटोस शुगर डीएनए और आरएनए के निर्माण खंड न्यूक्लियोटाइड का एक अहम हिस्सा होता है। अब अगला देखेंगे फास्फेट। क्या है, H3PO4। देखेंगे फास्फेट मूलक जो एक फास्फोरिक अम्ल H3PO4 से बनता है। फास्फेट समूह शर्करा और क्षार के साथ, फास्फेट समूह जो होता है शर्करा और क्षार के साथ मिलकर डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड बनाता है। फास्फेट समूह डीएनए में लिंकर के रूप में कार्य करता है। इस तरीके से आप लोगों का 9वें का दूसरा भी समाप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आनुवांशिक संशोधित फसल न्यूक्लियोटाइड के घटक हो गया है। अब आपका इसका लास्ट है स्वस्थानी संरक्षण। तो स्वस्थानी संरक्षण में देखेंगे कि स्वस्थानी संरक्षण क्या होता है। आप देखते हैं इस विधि द्वारा पौधे व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारगाहों, मैदानों में संरक्षण दिया जाता है। इस कारण उनके प्राकृतिक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, वन्य जीव अभयारण्य तथा जीव मंडल का रूप दिया जाता है। अब आप देखेंगे भारत में 14 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं या संरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, 90 राष्ट्रीय उद्यान, 448 वन्य जीव अभयारण्य हैं। आप देखेंगे अधिकतम सुरक्षा हेतु कुछ जैव विविधता हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं। संसार में 34 जैव विविधताओं वाले हॉटस्पॉट हैं। ये त्वरित आवासीय छत के क्षेत्र भी हैं। इनसे 3 हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, लंका व हिमालय हैं। इन क्षेत्रों में आवासित जातियों की संख्या अत्यधिक है। इनकी सुरक्षा करके विलोपन दर को कम किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर
9 समाप्त हो रहा है। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा बताया जाएगा, और जब अथवा बताया जाएगा तो आप लोगों का पूर्ण रूप से 348 GL सेट नंबर 6 क्या हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।